गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है यानी उसका जो वेग स्थिरांक के लिए जो लिखा जाएगा उसमें अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका महत्व क्या है और उस कोटि को हम अलग अलग किस तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं और उसी कोटि के आधार पर हम अभिक्रियाओं को शून्य कोटि अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से बांट सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर यानी जो घातांक आएंगे उनका जो योग होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट बनता है यानी कोई एक रिएक्टेंट ए है और यह उत्पाद में परिवर्तित होती है और इस अभिक्रिया के लिए जो रेट है यह लिखा हुआ है k टाइम a टू द पावर n। तो यहाँ पर जो n है यह अभिक्रिया की कोटि है या हम कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट और इस अभिक्रिया के लिए जो रेट लिखा हुआ है वो है k टाइम्स k। यहाँ पर क्या है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेग स्थिरांक है a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर आने वाली पावर का सम। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम कोई एक रिएक्शन लिख रहे हैं 2A प्लस B से बना प्रोडक्ट और ध्यान रखिएगा ये जो पावर है ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और उससे अलग भी हो सकती है और इसके लिए हमें रेट लॉ दिया हुआ है कि a टू द पावर 1 b टू द पावर 0। अब इस केस में अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर हमें मिलेगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभिकारक के मोल की संख्या को देखूं या अगर हम यहाँ पर देखें तो A के 2 मॉलिक्यूल B के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस केस में जो मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगी ये मॉलिक्युलैरिटी होगी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो दो चीजें हैं जो हमें समझनी है, एक है मॉलिक्युलैरिटी और दूसरा है ऑर्डर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पहले यही समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मॉलिक्युलैरिटी यानी आणविकता की, और दूसरी साइड में हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
यानी अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर कभी भी मॉलिक्युलरिटी निकाली जाएगी तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट taking part in reaction तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक के मॉलिक्यूल हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालूंगा, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्युलरिटी कहेंगे। और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर्स on concentration term appearing in rate law expression। तो जब हम किसी भी अभिक्रिया के लिए एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसकी दर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर होगी उनका सम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। दूसरा पॉइंट बचे यहाँ पर कि मॉलिक्युलरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी किसी अभिक्रिया को देखकर मैं बता सकता हूं कि उसमें अभिकारक के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि जो ऑर्डर है यह एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हमें कभी ऑर्डर निकालना है तो हमें सिर्फ प्रायोगिक विधि के द्वारा ही उस अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात हो सकता है। हम रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि उस रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि उन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगी या नहीं होगी। थर्ड है मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यानी ये भिन्नात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के लिए मिल सकती हैं। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक पद में संपन्न होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हर एक स्टेप की, एवरी स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी। तो हर एक पद के जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उनकी संख्या अलग अलग होगी। लेकिन अगर मुझे कभी ऑर्डर की बात करनी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रियाओं में जो कोटि का मान होता है वह सबसे धीमे पद यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके द्वारा किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा यानी धीमा पद, वही ऑर्डर को डिफाइन करेगा और इस स्टेप को हम बोल सकते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये वाला जो पद है यह दर को निर्धारित करने वाला पद होता है। तो ये हमने समझा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब हमने ऑर्डर को समझ लिया है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए अगर कभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है रिएक्टेंट की, तो उसके ऊपर जो पावर आएगी उनको जो योग करने पे आएगा उसे हम उस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे।
यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं ऑर्डर के लिए। जैसे देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकालने के लिए हम सबसे स्लोएस्ट स्टेप को यूज करने वाले हैं। बट कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक ही पद में यानी एक स्टेप में कंप्लीट हो सकती हैं। उन रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ पॉइंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी तो उसके लिए जो ऑर्डर है यह मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होता है। तो जो कोटि होगी अभिक्रिया की वह उसकी आणविकता के ही बराबर होगी। दूसरा पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई अभिकारक एक्सिस में है यानी आधिक्य मात्रा में उपस्थित है तो उसके संदर्भ में जो ऑर्डर होता है वह 0 होता है। तो दूसरा है, अगर कोई रिएक्टेंट यानी कोई अभिकारक is present in excess amount। एक्सेस अमाउंट का मतलब कि वह एक आधिक्य मात्रा में उपस्थित है then order with respect to the reactant is 0। तो उस अभिक्रिया के लिए जो ऑर्डर होगा वह 0 होगा। ठीक है, अभिकारक के संदर्भ में हम ऑर्डर यहां से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, एक हमें दिया हुआ है 2A प्लस B प्रोडक्ट और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक तीसरा हमें दिया हुआ है 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और यहाँ पर जो B है वो एक्सिस में प्रेजेंट है। तो हमें इन तीन अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना है और उससे उनकी उस अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A इंटू B, ये होने वाला है। अब A के ऊपर कुछ पावर आएगी और B के ऊपर भी कुछ पावर आएगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस वाली B की बात करें तो यहाँ पर हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक एलिमेंट्री अभिक्रिया है, यानी यह एक सिंपल सरल अभिक्रिया है जो एक ही पद में संपन्न होने वाली है। तो और हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें जो मॉलिक्युलैरिटी है वह ऑर्डर के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R इज इक्वल टू K टाइम्स A टू दी पावर 2 एंड B टू दी पावर 1। तो जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू
इसके लिए एक सिंपल वे में मैं ऐसे लिख सकता हूं। दूसरा भी हमें कहा गया है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और जो बी रिएक्टेंट है वो एक्सिस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा a टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 0। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सिस में होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 माना जाता है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू k a टू दी पावर 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया दर लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k टाइम्स a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 0। अब अगर हम फर्स्ट वाली रिएक्शन की बात करें जहां पर 2a प्लस b से प्रोडक्ट बन रहा है और मुझे यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि यह वाली अभिक्रिया एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या ये अभिक्रिया एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इसके लिए अगर मुझे ऑर्डर पूछा जाएगा तो मैं यहां पर लिखूंगा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ध्यान रखिएगा इस केस में मैं इस रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी कोई पावर नहीं दी हुई है। तो या तो हमारे पास में रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें गिवन हो या हमें इनमें से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो तभी हम ऑर्डर लिख सकते हैं, वरना ऑर्डर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर या रेट लॉ एक्सप्रेशन कितना हो सकता है। अब ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल या नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के। वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है। और एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है, कहीं पर हमें फ्रैक्शनल ऑर्डर मिलता है या एक भिन्नात्मक कोटि मिलती है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो अभिक्रिया है वो एक से अधिक पद में संपन्न हुई है, यानी वह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे CO प्लस Cl2 से बना COCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वहां पर COCl2 जिसको फॉस्जीन कहा जाता है वह बनती है। तो इसको हम कहेंगे फॉस्जीन। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस प्रकार की गैस होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और ये एक टॉक्सिक गैस है। क्लोरोफॉर्म को इसीलिए डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स में रखा जाता है क्योंकि अगर हम क्लोरोफॉर्म को लाइट कलर की बॉटल्स में रखेंगे तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फॉस्जीन बना सकती है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया को दर को लिखते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा और यहाँ पर रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स CO इंटू Cl2, जहां पर CO की पावर 2 है और Cl2 की पावर 1/2 है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर निकालूंगा तो ऑर्डर यहाँ पे आएगा 2.5। तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल है। अगर हम इसी COCl2 को डिकम्पोज कर दें CO प्लस Cl2 में
तो यहाँ पर जो रेट होगा वो होगा K टाइम COCl2 की पावर 3/2। तो इस केस में ऑर्डर हमें मिलता है 1.5। इसी तरीके से अगर कभी एसिटाल्डिहाइड को डिकम्पोज किया जाएगा तो ये हमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और इसके लिए भी अगर रेट कभी लिखेंगे तो ये CH3CHO की पावर 3/2 होगा। तो इस केस में भी ऑर्डर 1.5 आता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी को देख के नहीं बता सकता हूं मैं। मॉलिक्युलरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है। तो अगर कहीं पे फ्रैक्शनल ऑर्डर मिलता है तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि वहां पर रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हुई है। कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे H2 plus Br2 gives 2 HBr, और यहां पर अगर हम रेट लिखेंगे that will be K times H2 की पावर 1 Br2 की पावर 1/2। तो यहां पर भी ऑर्डर हो जाएगा 1.5। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फ्रैक्शनल ऑर्डर दिखाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। तो ये हुए कुछ फ्रैक्शनल वाले। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ऑर्डर नेगेटिव है। तो नेगेटिव ऑर्डर वाली अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? ये वो अभिक्रियाएं होंगी जिनमें अगर कभी हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दें तो वह दर को कम कर देता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में, अगर हम ओजोन से O2 गैस का निर्माण करते हैं तो हमारे पास में ओजोन है और इसको मैं परिवर्तित करता हूं O2 में। तो यहां पर अगर हम रेट लिखें तो रेट हो जाएगा -1/2 DO3/dt। देखिए ये वाला जो रेट है यह इसका डिफरेंशियल रेट है, यानी अवकलित दर है। और अगर हम इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा K टाइम्स O3⁻² अपॉन O2। तो रेट इज इक्वल टू K टाइम O3⁻² O2⁻⁻1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है? -1 है। ठीक, तो यह एक ऋणात्मक ऑर्डर की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें एक्चुअली 2 स्टेप हैं और उन 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें O2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर O3 का निर्माण करती है, और यह वाला जो स्टेप है ये एक फास्ट स्टेप है, यानी एक तीव्र पद होता है। जो दूसरा स्टेप यहाँ पर है उसमें ये O3 O के साथ में यहाँ पर 2 O2 का निर्माण करती है, और यहाँ पर ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है। हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप लिखा जाएगा यानी जो रेट लिखा जाएगा वो स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर रेट लिखूंगा
So rate will be equal to K time O3 to the power 1 O to the power 1. ये मैंने कहां से लिखा बेटा? ये मैंने लिखा यहां से सेकंड से, जो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाएगा, यानी जो दर का निर्धारण करता है। अब फ्रॉम 1 जो पहली अभिक्रिया है, इसके लिए मैं लिख सकता हूं K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O3 O2 इंटू O। तो ये पहली अभिक्रिया के लिए अगर मुझे कभी स्थिरांक लिखना है, साम्य स्थिरांक, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां से अगर मैं O की वैल्यू को निकालूं तो O की वैल्यू हो जाएगी O3 अपॉन O2 इंटू K इक्विलिब्रियम। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रख दें, इस O को मैं कहां पे रख रहा हूं? इस O को हम रख रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो जैसे ही मैं इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K टाइम O3 की पावर 1, और O की जगह ये रख दीजिए बेटा, O3 की पावर 1 अपॉन O2 K इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K अपॉन K इक्विलिब्रियम इंटू O3 की पावर 2 अपॉन O2। और दो कांस्टेंट है तो इनका रेशियो को मैं एक नया कांस्टेंट मान सकता हूं। सो आई एम राइटिंग R इज इक्वल टू K डबल प्राइम O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो -1 है, यानी वो नेगेटिव ऑर्डर है, जबकि O3 के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो रेट एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी K डबल प्राइम O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। जबकि अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी देखें तो ये कितनी है? 2 है। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी देख रहे हैं तो वो भी कितनी है? 2 है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है, लेकिन ऑर्डर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो स्लो स्टेप होगा उसी को कंसीडर करेंगे। यहां पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि अगर कभी स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और अगर कभी स्लो स्टेप दूसरा या तीसरा स्टेप होगा तो हमें इस तरीके से जो फास्ट वाली रिएक्शंस हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए और उनको डिस्प्लेस करते हुए यहां पर फाइनल एक्सप्रेशन को लिखना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम किसी भी अभिक्रिया के लिए फ्रैक्शन में भी ऑर्डर लिख सकते हैं और वो ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में जब हम रेट लिखते हैं तो उसके साथ में एक रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक भी लिखा जाता है, और किसी भी वेग स्थिरांक की इकाई को देख के आप उस अभिक्रिया की कोटि या उसके ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखें तो रेट इज इक्वल टू K टाइम concentration of reactant to the power n। यहां पर जो R है ये है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम।
तो हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। या अगर किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए लिखा जाएगा तो हम इसको प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। जो K है यहाँ पर, ये K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता है और N जो है ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें यहाँ पर K की यूनिट को निकालना है, यहां से हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू R अपॉन concentration of reactant to the power n। रेट की यूनिट है हमारे पास मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स और ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर n। तो कहीं ना कहीं पर जो यूनिट ऑफ K है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये इस n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी इस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए अगर हम यहां पर इस n को कर दें 0, तो n0 का मतलब हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये मोल लीटर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगा। तो यूनिट ही हो गया। तो इस केस में K की यूनिट होगी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो कोई भी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट K की होती है वही यूनिट रेट की भी होती है। तो अगर हमें कहा जाए कि किसी अभिक्रिया में K की वैल्यू कुछ x मोल पर लीटर पर सेकेंड है और हमसे पूछा जाए वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, तो हम बोलेंगे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर मैं n को कर दूं 1, तो यहां पर K की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर हम n को कर दें 2, तो ये हो जाएगा K की यूनिट इट विल बी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल स्क्वायर एंड लीटर इनवर्स स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक। तो n को अगर 2 हम लिखेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां से हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ K को निकालने के लिए। तो जनरल फॉर्मूला है यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हुआ किसके लिए? यूनिट ऑफ K को निकालने के लिए मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। यहां पर n क्या है? n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये हम यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि हमें यूनिट ऑफ K जीरो ऑर्डर के लिए अगर हमें n की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में दी हुई है तो उसके लिए यूनिट क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
हमें कहा गया क्वेश्चन है A प्लस B गिव प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो है K टाइम A टू द पावर 0.5 B टू द पावर 1। तो हमें यहां पर ऑर्डर निकालना है और K की यूनिट क्या होगी वो बताना है। तो यहां पर अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो क्योंकि मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन दी हुई है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.5, या हम इसको लिख सकते हैं 3/2। तो ऑर्डर कितना हुआ 3/2, यानी इस केस में n की वैल्यू आ गई 3/2। अब अगर हमें यहां पर यूनिट निकालनी है K की, तो यूनिट ऑफ K हो जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 3/2 दैट इज 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मोल -1/2 सेकेंड इनवर्स, तो ये यहां पर आ जाएगा मोल -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए हम K की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें यहां पर ऑर्डर पता है तो। देखिए, इस ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, और वो ग्राफिकल मेथड हमें बताते हैं कि किस तरीके का ग्राफ मुझे मिलेगा जिसको देख के मैं बता सकता हूं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, हमने पढ़ा है किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर मुझे रेट निकालना है तो ये होता है K टाइम concentration of reactant to the power n। तो अगर n यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ का जो नेचर होगा वो मुझे ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे? देखिए, अगर हम n को ले लें 0, तो अगर n 0 है तो यहां पर जो रेट है इट विल बिकम k। तो रेट यहां पर k के इक्वल होगा, क्योंकि किसी की पावर 0 अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1। इसका मतलब कि अगर कभी रेट और कॉन्सेंट्रेशन में एक प्लॉट किया जाएगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो अगर हमें कहा गया कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ये बात समझ में आई आपको? यहां से हम निकाल सकते हैं बेटा, रेट इज इक्वल टू K रिएक्टेंट टू दी पावर n
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो K के बराबर है, यानी रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से अगर हम N को कर दें 1, तो अगर N 1 है, इसका मतलब जो रेट होगा इट विल बी K टाइम concentration of reactant to the power 1। तो अगर रेट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कभी ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो वहां पर एक पॉजिटिव स्लोप मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, K के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में अगर कभी प्लॉट किया जाएगा तो हमें इस तरीके का प्लॉट यहाँ पे मिलेगा। अगर हम N को कर दें 2, तो अगर N 2 है, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्क्वायर। तो अगर कभी रेट और कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर में प्लॉट किया जाए और हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता है, तो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम लिख सकते हैं, अगर N3 है तो ये हो जाएगा R टू दी पावर 3। तो यहाँ पर रेट और कॉन्सेंट्रेशन क्यूब में प्लॉट करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। So by looking at the nature of the curve, रेट और कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट को देख के हम बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ टाइम के ग्राफ से भी ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में हाफ लाइफ टाइम, इसको T1/2 लिखेंगे या हम लिखेंगे अर्ध आयु काल, टी हाफ या अर्ध आयु काल। टी हाफ क्या है? टी हाफ वो टाइम है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% कंप्लीट हो जाती है। तो इस टी हाफ को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं टी हाफ इज द टाइम in which half of the reaction completed। तो कोई भी वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया का टी हाफ कहेंगे। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर यह अभिक्रिया आधी हुई है, इसका मतलब हाफ ऑफ द प्रोडक्ट या 50% प्रोडक्ट क्या हुआ है, यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और अगर 50% प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हाफ और 50% जो रिएक्टेंट है वो क्या हुआ है, वो डिकम्पोज हुआ है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अर्ध आयुकाल क्या हुआ? अर्ध आयुकाल किसी भी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय है जिसमें 50% उत्पाद बनता है या 50% अभिकारक
घटता है या 50% अभिक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास में यहाँ पर 10 ग्राम रिएक्टेंट है और इस 10 ग्राम को 5 ग्राम होने में कुछ यहाँ पर 10 मिनट लगे, तो मेरे पास इनिशियल अमाउंट कितना है 10, 10 मिनट में कितना हो गया 5, यानी इसका बिल्कुल आधा। तो इसका मतलब ये जो 10 मिनट है ये इस अभिक्रिया का क्या है T हाफ माना जाए। अब अगर यह 5 ग्राम से इसका आधा हो जाए 2.5 ग्राम, या ये इससे और कम हो जाए बेटा 1.25 ग्राम में, या और कम हो जाए, तो हम देखते हैं किसी एक नियत T हाफ के बाद में जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन यहाँ पे हमेशा बचता है, 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में जीरो ऑर्डर को छोड़ के। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या कुछ फ्रैक्शन ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वहां पर 100% कन्वर्जन नहीं होगा, जबकि जीरो ऑर्डर में 100% कन्वर्जन होता है और 2 हाफ लाइफ के बाद में रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 इस तरीके से मैं जा सकता हूँ, तो एक नियत हाफ लाइफ लगेगी, उसके बाद में मैं मान सकता हूँ कि मैक्सिमम कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में हुआ है। तो जो जनरल सिनेरियो है वो क्या कहता है, जो T हाफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1 माइनस n। T हाफ जो है वो A टू द पावर 1 माइनस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर जो A है यह हमारे पास है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये मेरे पास एक प्रारंभिक सांद्रता है, या हम कह सकते हैं ये एक इनिशियल अमाउंट है जहां से मैंने अभिक्रिया को स्टार्ट किया है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो ये जो A है ये कितना हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि ये इनिशियल हमारे पास है। और यहां पर जो N है ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया की कोटि है। तो मैं यहां पर इनके बीच में प्लॉट करके देख सकता हूं कि कौन सी अभिक्रिया के लिए किस तरीके का ग्राफ मुझे ऑब्टेन होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं N को कर दूं 0, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ये जो T हाफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1 माइनस 0 इट इज प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब अगर कहीं पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कभी यहां पर A और T हाफ में प्लॉट किया जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके का नेचर यहाँ पे मिलेगा। इज इक्वल टू कांस्टेंट A आप लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट K इनटू A is equal to, I am writing some constant K into A। ठीक है, या लेट इट बी A ओनली। अब अगर n को मैं कर दूं 1 तो T हाफ हो जाएगा A टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज A टू दी पावर 0। तो T हाफ यहां पे हो गया कांस्टेंट। तो अगर कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और T हाफ और A में अगर कभी प्लॉट किया जाएगा तो ये जो T हाफ है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड
नहीं करेगा और हमें यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। अब अगर हम n को कर दें 2, हमने n को किया 2, यानी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ खींचा जाए तो किस तरीके का ग्राफ हो सकता है। तो T12 is proportional to a to the power 1 minus n, that is proportional to a to the power minus 1, या इसको मैं लिख सकता हूं बेटा क्या 1/8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a into T12 is equal to constant। देखें भाई, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, T12 is proportional to 1/a, इसका मतलब a into T12 क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर T12 और 1/a में प्लॉट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम ग्राफिकल मेथड से भी ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, चाहे वो T12 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वहां से ऑर्डर को प्रिडिक्ट करना इजी है। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में दी हुई है, रेट इज इक्वल टू k टाइम a to the power x and b to the power y। कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है, जब हम a को डबल करते हैं तो a को डबल करने पर जो रेट है वो भी डबल हो जाता है, और जब हम a और b a एंड b दोनों को अगर हम डबल करें तो जो रेट है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है। हमें बताना है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है। ठीक, हमें यहाँ पे नंबर 1 बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 मुझे यहाँ पे लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन, और नंबर 3 हमें बताना है यूनिट ऑफ k। ठीक है, तो ये मेरे को एक अभिक्रिया दी हुई है जिसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y, और हमें यहाँ पर ऑर्डर को निकालना है। तो इसको हम थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं और कंसेप्चुअल वे में भी किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला अगर हम लिखें कि मैंने a को डबल किया और a को अगर मैंने बढ़ाया तो रेट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इस केस में जो रेट है यह है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये किसके लिए होता है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी अगर कभी भी जिस अभिक्रिया से आप सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, अगर उसी दर से रेट में भी परिवर्तन होगा तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर को इंडिकेट करेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू 1।
तो यहां पर x मुझे मिल गया 1। अब उसने हमसे कहा कि जब मैंने a और b दोनों को डबल कर दिया तो जो रेट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अभी जो रेट है मेरे पास में R1 लेट्स से इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 b टू द पावर y। और ये रेट मुझे कब मिला बेटा? जब मैंने a को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था, तो रेट भी डबल हो गया। तो अगर मैं इसको कर दूं 2a तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब वो हमसे कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों को डबल कर दूं तो रेट हो जाता है 8 गुना। यानी मैं लिख सकता हूं कि 2a की पावर 1 एंड 2b की पावर y, तो ये हो जाएगा 8 गुना। ये हो गया थर्ड। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कोरिलेट करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 8R1 इज इक्वल टू k 2a की पावर 1 2b की पावर y अपॉन 2R1 k 2a की पावर 1 एंड b की पावर 1। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टू दी पावर, हमने 8 गुना बनाया ना बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 4। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y। तो y मुझे मिल गया कितना है यहाँ पर? तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? y 1 है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरे पास होगा k टाइम्स a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 2 और यूनिट मेरे को निकालनी है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, टू दी पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर की मदद से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और यूनिट ऑफ k को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से आती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। केमिकल काइनेटिक्स से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके वाले आते हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करा सकता है आपको। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके के अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आप चीजों को इजीली कर सकते हैं। तो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। So thank you all of you. Have a nice day.